हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सेशन से और लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि रोज़ शाम में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। और यह बिल्कुल जो प्रैक्टिस सेट है न्यू पैटर्न पर आधारित है, क्लास 10th के पैटर्न पर आधारित है। और इस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, महज 17 से 18 दिन और बचा हुआ है। नियमित पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और करंट अफेयर्स भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, देखिए यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इस सेट में टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिस प्रकार से बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक उसी पैटर्न पर क्लास 10th पर आधारित इसमें सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक शेयर कर दीजिए। बिहार पुलिस का यह ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि पढ़ना का क्रिया भेद है। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है लाइव चैट में। और मेरे प्यारे भाई और बहन, आप लोग अपना अपना स्कोर अब जरूर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल भी समय नहीं है, महज 17 से 18 दिन और बचे हुए आपकी एग्जामिनेशन में। जी तोड़ मेहनत करिए। इस बार इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, आपका प्रयास होना चाहिए कि इस बार आपके शरीर पर वर्दी निश्चित रूप से चढ़ जाए। चलिए, पढ़ना का क्रियाभेद है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, पढ़ना जो है यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़ता है, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, तो आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, चाहे लेटर पढ़ेंगे, चाहे किताब पढ़ेंगे, चाहे अखबार पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। कोशिश करिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट कर देने के लिए, ताकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में सहूलियत हो। चलिए बताइए, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए, शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला उप हिमालय पर्वत प्रणाली का एक हिस्सा है जो पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर के पूर्व में उत्तराखंड तक फैला हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों को भी कवर करता है, ठीक है। शिवालिक का एक बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेट में अगर आप 65 प्लस ला लेते हैं, कोशिश करिए आप 70 ला लीजिए, ठीक है। अगर आप 70 ला लेते हैं तो बेहतर तैयारी आपकी मानी जाएगी। चलिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध क्या है? विद्युत प्रतिरोध क्या है? तो चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है, वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है यह ओम है, ओम है। क्लियर है? अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है, और वोल्ट जो है यह विभवांतर का मात्रक है, विभव का मात्रक है, ठीक है। विभव का मात्रक है, विद्युत विभव का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जेरंड। तो जेरंड यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है, तो वर्ब का आईएनजी लगेगा या फिर नाउन का इस्तेमाल होगा। ये तो आपको पता है ना कि या तो नाउन लगेगा या फिर क्या होगा, टू के बाद नाउन या जेरंड का प्रयोग होना चाहिए, तो आईएनजी लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका ड्रिंकिंग हो जाएगा, आई एम अवर्स टू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए।
पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण जो है ये अत्यधिक सिंचाई है, अधिक सिंचाई है। चलिए, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? चलिए बताइए। देखिए, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, यही जो है सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधन छोड़ें, यही सतत पोषणीय विकास है। चलिए अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे मैं विनम्र विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक कर देंगे, फिर आंसर कमेंट करेंगे। पहले एक बार लाइक कर दीजिए मेरे भाई बहन। चलिए, पोलियो और चेचक बीमारियों के होने का कारण क्या है? पोलियो और चेचक किसके कारण होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पर विलंब नहीं करेंगे। वायरस हो जाएगा, विषाणु, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट होमोफोन। द खाली स्थान दिया गया है। ऑफ द कैट्स आर शार्प, तो क्या होता है? बिल्ली का पंजा जो होता है या नुकीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पंजा का अंग्रेजी क्या होता है? तो पॉज होता है। क्लियर? चलिए, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? इनमें से कौन सी मछली नहीं है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, वेल जो है ये मछली नहीं है। वेल सबसे बड़ी जलीय स्थलीय वेल है, सबसे बड़ी यह स्तनी है वेल। ठीक है, याद रखिएगा, जलीय स्तनी वेल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम। आज हम लोग जो सुपर फास्ट रिवीजन सेशन को कवर कर रहे थे, उसी में मैंने आपको बताया हुआ था। जो लोग उस सेशन को अटेंड किए हैं, अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो कीजिए। 2 सुपर फास्ट रिवीजन सेशन मैंने कवर कराया हुआ है, एक में 100 प्रश्न और फिर दूसरे में भी 100 प्रश्न है, यानी कि 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो ये देश यूएसए है, रसिया है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। ये 5 देश हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, अगर भाषा की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? तो 6 लैंग्वेज है। कौन कौन सी है? तो भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। क्लियर है? और इसका जो इस्तेमाल होता है ऑफिशियल भाषा के रूप में, तो 2 ही भाषा का होता है। संचालन भाषा 2 ही भाषा है। कौन कौन सी? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी किसका समानार्थी शब्द है? पयोधी का मतलब समुद्र होता है। समुद्र राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफेक्शन का। यहाँ पर आपको सुटेबल एडजेक्टिव बताना है। अफेक्शन का क्या होगा? अफेक्शनेट होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस आगत होगा। सु प्लस आगत होगा ऑप्शन नंबर बी में। ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? बताइए। ब्रेल पद्धति में, अच्छा ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल पद्धति जो है, यह नेत्रहीन लोगों के पढ़ने में सहायक होता है। और इसकी खोज की बात करें तो लुई ब्रेल ने किया था। एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। क्लियर है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इससे भी आप याद रखेंगे। क्लियर? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो होगा 63 होगा। ब्रेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न की संख्या 63 होती है। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें प्रत्येक आयताकार कक्ष में 6 डॉट्स होते हैं। प्रत्येक आयताकार कक्ष में इसमें 6 डॉट्स होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। आप लोग कहते हैं कि बड़ा स्लो सेशन है, इसीलिए मैं आज जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा। क्या यह स्पीड ठीक है या फिर और स्लो कर दिया जाए? चलिए, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं।
बताइए राइट आंसर। तो देखिए एक नया प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। निकाय की एनाथैल्पी में भी परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक जो गुण हैं, रासायनिक गुण उनका संगठन जो है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और ये जो रासायनिक परिवर्तन है यह एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय यानी कि फिर से उसी स्टेट में बदला नहीं जा सकता है। क्लियर, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ढाल MRT कहलाता है। MRT कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक वस्तु का उत्पादन कम किए बिना दूसरे का उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है, अतः उत्पादन संभावना वक्र का आकार बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल में होता है। बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल में होता है, याद रखिएगा आप। देखिए मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, कौन सी क्रांति कहलाता है, अंडा और मुर्गी के उत्पादन। बताइए ये क्रांति कौन सी क्रांति है। तो फ्रेंड्स यह क्रांति जो है यह रजत क्रांति है। रजत क्रांति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजत क्रांति है। प्याज और झींगा मछली का उत्पादन किससे संबंधित है। बताइए गुलाबी क्रांति से। गुलाबी क्रांति से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है। भूरी क्रांति जो है यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1853 से 1855 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। क्रीमिया का युद्ध बताएंगे कि किनके बीच लड़ा गया था। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। देखिए 1853 से 1855 के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और तुर्की था। इसमें एक तरफ फ्रांस था, उसके बाद फ्रांस के बाद ब्रिटेन था, ब्रिटेन के बाद सार्डिनिया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ब्रिटेन के बाद सार्डिनिया था और तुर्की था। एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और तुर्की था और दूसरी तरफ रूस था, दूसरी तरफ रूस था। तो देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि क्रीमिया का युद्ध रूस और फ्रांस के बीच ऑप्शन में मिलेगा, कहीं कहीं आपको रूस और तुर्की के बीच में मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिएगा रूस और फ्रांस ना दे करके रूस और तुर्की दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। बताइए लास्ट सपर किसकी चित्रकारी है। लास्ट सपर जो है यह लियोनार्डो दा विंची की है, लियोनार्डो दा विंची की है। मोनालिसा इनके द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध चित्र है। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अच्छा ये जो लियोनार्डो दा विंची थे इनका जन्म 1452 में इटली में हुआ था, 1452 में इटली में हुआ था, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि बराह मिहिर थे। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार, मेरे प्यारे भाई बहन सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता हूँ, बिना थके बिना हारे, और मेरे से 4 गुना उत्साह के साथ आपको मेहनत करना है। चलिए बताइए बराह मिहिर कौन थे। तो देखिए बराह मिहिर जो थे ना, बराह मिहिर यह एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे इनके 9 रत्नों में से एक थे बराह मिहिर। क्लियर है। तो यह एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है। स्वयं अपने से बात करने वाला, बहुत लोगों को देखे होंगे खुद से बात करते हैं, उनको क्या कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्वगत भाषी, स्वगत भाषी कहा जाता है। क्लियर है। चले विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी बनती है, आंसर कमेंट करिएगा। विभ्रंश घाटी बनती है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। विभ्रंश घाटी बनती है। देखिए फ्रेंड्स विभ्रंश घाटी विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली एक स्थलाकृति है। विवर्तनिक हलचल, यहाँ मैं लिखता हूँ विवर्तनिक, विवर्तनिक हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली एक स्थलाकृति है। क्लियर है। और यह जो है खास करके अगर हम बात करें तो यह विभ्रंश घाटी 2 भ्रंशों के बीच बनती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है, यह झील जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा। आसवान बांध जो है
आसमान बांध किस नदी पर है आसमान बांध, तो यह नील नदी पर है, नील नदी पर है आसमान बांध। और आसमान बांध द्वारा जो बनाई गई झील है ये नैसार झील है, या कहीं कहीं आपको नासिर झील भी मिलेगा। नासिर झील भी आप बहुत जगह पढ़े होंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश को मिला करके तो टोटल 33 न्यायाधीश होते हैं, टोटल 33 न्यायाधीश होते हैं, टोटल 33 न्यायाधीश होते हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो 65 वर्ष है। 65 वर्ष की आयु जैसे ही पूरी होती है ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था, ठीक है, याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण है। ये तक्षशिला में अशांति थी, कहाँ पर, तक्षशिला में अशांति थी। बिंदुसार को मैंने बताया था, बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, अमित्र घात कहा जाता है। साथ ही साथ इसको सिंहसेन भी कहा जाता है, सिंहसेन भी कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। भद्रसार भी कहा जाता है बिंदुसार को। इतने सारे नाम थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। कौन सा यह अनुच्छेद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 350A है, यह अनुच्छेद 350A है। क्लियर है, 350A है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 351 जो इम्पोर्टेंट है, इसमें हिंदी के विकास से संबंधित प्रावधान है, हिंदी के विकास से, हिंदी भाषा के विकास से यह संबंधित है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। कौन से अधिकार के प्रति, तो यह एक मौलिक अधिकार है और यह जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, आपको याद है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। 23 में क्या कहा गया है कि 23 में क्या है, 23 में जो नागरिकों के बलात् श्रम पर निषेध लगाया गया है और 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र की कोई भी बालक को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। इन सबको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है, याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायत। और अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज समिति का, द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। कौन, तो अशोक मेहता समिति ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है और फटाफट एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए बताइए, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। प्रयास करिए 70 नंबर लाने का, कम से कम 70 नंबर लाने का। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो 16 जो है यह संबंधित किससे है, तो यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान का इसमें उल्लेख है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या गरीबी और हमारी बेरोजगारी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह अति विकसित है, विकसित है, अत्यंत पिछड़ी है या विकासोन्मुख है। बताइए किस प्रकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था
एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यह विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। लगाइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इस प्रश्न को लगाएंगे। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ था, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना तो याद रखेंगे 1966 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। सभी लोग लगाएंगे इसका आंसर। चलिए लगाइए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो जाएगा। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था। यह प्रश्न आपने कई बार फ्रिक्वेंटली लगा रहे हैं। चलिए बताइए, दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा कार्ल मार्क्स का था। किसने दिया था। कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है बताइए। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, जरा आंसर कमेंट करके बताइए। आरबीआई का स्थापना आप बताएंगे 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक है। आरबीआई करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, बताइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है यह कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। कोलकाता में स्थित है। वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। लगाइए इसका आंसर क्या होगा। लगाइए इस प्रश्न को सभी लोग। वॉकर कप का संबंध जो है यह किस खेल से है, तो ये गोल्फ से है। गोल्फ में जब गेंद को मारा जाता है तो वॉक करके टहल करके वॉक करके जा करके गेंद को लाया जाता है। इस तरह से रिलेट करिएगा। एक मैं कहानी आपको बता रहा हूँ कि गोल्फ में जब गेंद को मारा गया तो एक आदमी वॉक करके जा करके गेंद को लाता है, तो वॉक से वॉकर मैंने बना दिया है। इस तरह से याद रखिएगा। बैडमिंटन के नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। बैडमिंटन का जो नेट होता है जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। अब देखिए क्या होता है ना, बैडमिंटन का नेट दोनों किनारों पर जो होता है ना, दोनों किनारों पर जमीन से इसकी ऊंचाई जो होती है दोनों किनारों पर 1.55 मीटर होती है। 1.55 मीटर होती है। ठीक है। यानी कि फीट में बात करें तो 5 फीट 1 इंच होता है। 5 फीट 1 इंच होता है। और बीच में यह ऊंचाई कितनी हो जाती है, तो बीच में यह ऊंचाई 1.52 मीटर यानी कि 5 फीट होती है। ठीक है। किनारों पर ये 1.55 मीटर और 1.52 मीटर बीच में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 1.55 दिया गया है। क्लियर है। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई नहीं लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 6.7 मीटर होती है। यानी कि ये 22 फीट होती है। क्लियर। चलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो यह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं। पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं। चलिए इन दोनों विकृतियों की अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइसन अनुपात कहते हैं। पॉइसन रेशियो इसको कहा जाता है। पॉइसन रेशियो। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या होगा। नियत क्या होगा, गतिज ऊर्जा, वेग और त्वरण दोनों, वेग या फिर केवल त्वरण। बताइए क्या होगा इसमें से। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या होगा, तो यह त्वरण होगा। क्या होगा, नियत त्वरण होगा। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार किया था, तो मोसले ने तैयार किया था। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया था।
और आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। चलिए, आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है, और वर्ग कितने हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? चलिए ठीक है, और देखिए छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो छठे आवर्त में जो होते हैं टोटल 32 तत्व होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, 18 और प्लस 14 जो होता है ये लेंथेनाइट ग्रुप का होता है। लेंथेनाइट ग्रुप जो छठा आवर्त में आता है, तो टोटल 32 हो जाएगा, 18 और 14 32। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है। हाइड्रोकार्बन बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका CO2 प्लस H2O। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? इसमें से बेमेल कौन सा है? वार्म्स, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, जावा क्लाइंट्स। इसमें से बेमेल जो है कौन सा है? तो ये जावा क्लाइंट्स है। जावा क्लाइंट्स इसमें से बेमेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एपी कल्चर में अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में, एपी कल्चर में अध्ययन किया जाता है किसका? मधुमक्खी पालन का। ठीक है, मधुमक्खी का। और रेशम कीट पालन ये सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, कवकों का अध्ययन यह क्या कहलाता है? तो ये माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए ग्रीन हाउस गैस से मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस किसके लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद है? क्योटो प्रोटोकॉल मैंने आज ही बताया था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने से है। तो ये आपका हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? बताइए। ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिए ये सर्किट दिया गया है और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध क्या होगा? ए और बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए, फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R हो जाएगा, ये 2/R हो जाएगा, 2/R हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका एक बार डायग्राम बना देता हूँ, इस सर्किट का मैं एक बार आपको डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक बार मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये 2R हो जाएगा। ठीक है, 2R हो जाएगा, ये भी 2R, ये भी 2R। क्लियर है? तो उसके बाद फिर एक डायग्राम आपका इस तरह से होगा, फिर एक डायग्राम आपका इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये R और ये R, तो 1/R प्लस ये फाइनल है 1/R प्लस 1/R। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2/R आ जाएगा, यहाँ पर 2/R आ जाएगा। 2/R को फिर उलट देंगे तो ये R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि NH3 के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। NH3 के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या प्राप्त होता है? NH3 के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका NO प्लस 6H2O। ठीक है, और यहाँ पर NO पर इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4NO प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए NO दिया गया है, आनुवांशिक इकाई है, आनुवांशिक इकाई है, आनुवांशिक इकाई जो है यह जीन है, जीन है। ठीक है, जीन है, याद रखिएगा, जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का भाग इसमें से पूछा गया है। तो पाचन तंत्र का भाग इसमें से कौन सा है? तो ये अग्नाशय है, अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए दो ग्रंथि यकृत और अग्नाशय नलियों द्वारा आहार नाल से जुड़े हुए हैं, ये पाचक रस उत्पन्न करते हैं, ये आपको पता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होती है। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? तो यह गैस ऑर्गन गैस होती है, ऑर्गन गैस होती है। अगला प्रश्न है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? धातु है, ध्यान रखेंगे धातु दिया गया है। धातु को जब गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, धातु को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यानी कि बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है। बताइए जीवाणु से इसमें से कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु से इसमें से आपका तपेदिक हो जाएगा। तपेदिक यानी कि टीबी, क्षय रोग, ट्यूबरोक्लोसिस, ये यक्ष्मा भी इसको कहा जाता है। चलिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यह कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछेगा ना, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यह ग्रंथि यकृत होती है। अंग पूछा है तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा होता है, लेकिन ऑप्शन में तो चमड़ा है नहीं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रंथि होना चाहिए था। ग्रंथि बना लीजिए आप लोग। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये लीवर है, यकृत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसमें से डांगी नहीं है। रऊफ, हफीजा और धूमल ये जम्मू कश्मीर का है। डांगी जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, डांगी हिमाचल प्रदेश का है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा प्रश्न है, बताइए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी थे। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार कमेटी किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? राजमन्नार कमेटी का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु के में। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। इसका गठन 1971 में न्यायमूर्ति PV राजमन्नार की अध्यक्षता में 1971 में किया गया था। तमिलनाडु। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? मूल अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह राष्ट्रपति कर सकते हैं, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 213। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल को। आर्टिकल याद रखेंगे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के लिए प्रख्यापित किया जा सकता है अध्यादेश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसके संसद द्वारा 6 सप्ताह के भीतर पुनः अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वह निष्क्रिय हो जाता है। क्लियर? चलिए बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? तो बैंक ब्याज अर्जित करते हैं किस पर? तो ये ऋण पर। ठीक है, ऋण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उससे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है रेपो रेट, और एक रिवर्स रेपो रेट है। रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर पर अल्पकालिक नकदी उधार लिया जाता है उसको रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स, इस तरह से रिवर्स रेपो रेट उसको कहते हैं। क्लियर है? चलिए बैंक दर क्या होता है? तो जिस दर पर रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उधार दिया जाता है वह बैंक दर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब मतलब क्या होता है? तो दो नदी के बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। दो नदी के बीच की भूमि को। 10 ठाट या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? 10 ठाट या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो यह हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? एशियाई शतरंज महासंघ ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो ये किया है डी गुकेश को। डी गुकेश को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? तो ये किसको दिया गया है?
तो फ्रेंड्स यह दिया गया है किसको, यह दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को, द कश्मीर फाइल्स को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी जीता है 2022-23 में किसने, सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। क्या होता है, तिमिर होगा, तिमिर राइट आंसर होगा, तिमिर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तम भी होता है, तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा। अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का उल्टा जो होगा विष होता है, विष होता है। ठीक है, अमीय अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमी, अमीय। ठीक है, ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। विष होगा उल्टा, विष ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ सुधार लीजिए, विष ऐसे लिखा जाएगा। देखिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आश्रम, आश्रम का समानार्थी क्या होगा, तो ये विहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, बताइए उसके लिए क्या होगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, अचिंत्य कहा जाएगा, उसको अचिंत्य कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अरण्य रोदन का अर्थ क्या होगा, अरण्य रोदन का अर्थ क्या होगा, बताइए। व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, व्यर्थ में अपनी दुखड़ा सुनाना। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या है, अपनी करनी पार उतरनी, बताइए। यह एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये यथा प्लस उचित होगा, यथा प्लस उचित हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से धाराशाही सही कौन सा लिखा गया है, धाराशाही इसमें से सही कौन सा लिखा गया है, तो ये वाला धाराशाही सही लिखा गया है। ठीक है, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, बताइए। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बताइए। यह रचना जो है यह तुलसीदास की है, तुलसी हो जाएगा। चलिए भारत भारती के रचनाकार पूछा गया, बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत भारती, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है। यू वर्क हार्ड, यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज। ठीक है, बताइए प्रीलिमिनरीज, बताइए क्या होगा। एबल टू क्लियर इवन द प्रीलिमिनरीज, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो होगा यह आपका हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड होगा, यहाँ पर अनलेस का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए लिप्स एंड बाउंड्स, ये मुहावरा है, इडियम है, बताइए क्या होगा लिप्स एंड बाउंड का। द गवर्नमेंट क्लेम दैट इंडियन इंडस्ट्रीज इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, तो ये समझ जाएंगे तेज़ी से होगा। ठीक है, तेज़ी से, तो तेज़ी से का क्या होगा इसमें से राइट आंसर, तो ये आपका रैपिड पेस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एडमोनिस का एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द बताना है। एडमोनिस का डांटना होता है, उल्टा प्रशंसा करना हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। चलिए वहाँ पर देखिए ऑप्शंस का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस का होता है क्या होता है, अश्लील होता है, भद्दा होता है, यह आपका हो जाएगा इसमें से इनडिसेंट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ चिड़िया को रखा जाता है, ये क्या होता है, एवियरी इसको कहा जाता है। एवियरी जहाँ मछली वाला रखा जाता है पानी में, इसको एक्वेरियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एट वंस विट्स एंड, बताइए ये भी इडियम फ्रेज है, क्या होगा एट वंस विट्स एंड, ये क्या होगा बताइए। तो ये आपका कंप्लीटली पजल्ड हो जाएगा, यानी कि टू गेट पजल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए उसके बाद खाली स्थान है 2 years हैव पास्ट सिंस ही, खाली स्थान दिया गया है हियर। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा केम हो जाएगा। 2 years हैव पास्ट सिंस ही केम हियर। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, बताइए क्या होगा।
तो ये होगा लेट हिम बी टेल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट। दे सेड टू हिम वी विल डिस्ट्रॉय योर होम स्टेड। बताइए, दे सेड टू हिम वी विल डिस्ट्रॉय योर होम स्टेड क्या होगा? तो यहाँ पर होगा दे टोल्ड हिम डैट दे वुड डिस्ट्रॉय हिज होम स्टेड। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इडियम फ्रेज है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। ठीक है, बताइए बताइए क्या होगा? लीजाज इंक्लाइन टू चेंज हर मिड एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ये होता है तुरंत, जल्दी में, द ड्रॉप ऑफ एंड। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होता है विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक अबाउट इट। चलिए अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है। आप क्या करिए कि 90 प्रश्नों में से पहले अपना स्कोर बता दीजिए। मैं मैथ का सॉल्यूशन आपको फटाफट बता देता हूँ। स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जा चुका है, सभी सेट का पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 91 का ए हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। चलो उसके बाद देखिए 92 का ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ये 5 अवलोकन दिया गया है और औसत 11 है, तो x का मान सबको जोड़ दीजिए, बटा में 5 कर दीजिए, सबको ऊपर जोड़ दीजिए। ठीक है, x+2 + x+4, ठीक है, +x+6 + x+8 सबको जोड़ दीजिए, बटा 5 और औसत ऑलरेडी 11 दे दिया है। तो ये x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 7 निकल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 93 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 का देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त की परिधि निकालना है। πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो ये क्षेत्रफल 38.5 दे दिया गया है। यहाँ से आप r निकाल लेंगे, वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 95 का देख लीजिए, 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 13 - 13/4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 का डी हो जाएगा। 99 का देख लीजिए, 99 का डी हो जाएगा। ठीक है, 3:4 हो जाएगा। और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 7 हो जाएगा।